परमार वंश का इतिहास। परमार वंश का इतिहास अपने को आबू पर्वत के ऊपर ऋषि वशिष्ठ रहते थे और उनकी गोनंदिनी को विश्वामित्र के से छल कर लिया। छल से हर ले गए और इसके बाद में वशिष्ठ को क्रुद्ध होकर मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में आहुति दी, जिससे वीर पुरुष उस कुंड में से प्रकट हुआ और शत्रु को परास्त कर गो को वापस लौटा दिया। ठीक है, इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उसका नाम परमार कर दिया, परमार और शत्रु को मारने वाला। ठीक है, यह जानकारी अपने को पद्मगुप्त की परिमल रचित नौ संचरित से मिलती है अपने को। इसकी शाखाएं थी आबू, मालव, वांगड़, जालोर और किराड़ू के अंदर। ठीक है, और आबू के परमार इनका मूल पुरुष धूमराज था, परंतु इनकी वंशावली उपल राज से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, धरणवीरा। चालुक्य राजा मूलराज फर्स्ट ने आक्रमण के समय राठौड़ राजा धवल की शरण ली थी और यह जानकारी अपने को धवल की हस्तिकुंड अभिलेख से 997 के अंदर जो था प्राप्त हुआ है, वहाँ से मिलती है। राजस्थान में ऐसा प्रसिद्ध है कि इनमें इसने अपने 9 भाइयों को अंदर राज्य बांटा था और उनकी राजधानियाँ 9 कोटी मारवाड़ कहलाई। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है धंधुक राजा चालुक्य भीमदेव फर्स्ट के आक्रमण के समय भागकर भोज परमार के पास में, चित्तौड़ के पास में चला गया था। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि भाई ऋषि वशिष्ठ की क्या ले गए, गाय ले गए। फिर उसके अंदर अग्नि के अंदर आहुति दी। उसके बाद में आया, इसके बाद में पुरुष आया, उसको मारकर वापस से गाय लेके आ गया, इसलिए उसका नाम परमार रख दिया, शत्रु को मारने वाला है। इनकी जो ब्रांच है आबू के अंदर है, मालवा के अंदर है, वांगड़ के अंदर है, जालोर के अंदर है और किराड़ू के अंदर है। 5 जगह इनकी ब्रांच है। ठीक है, फिर सबसे पहले आते हैं आबू के परमार। इनका मूल पुरुष बताया जाता है कि इनका मूल पुरुष था अपना धूमराज इनका मूल पुरुष था। ठीक है, इनकी वंशावली उपल राज से इनकी वंशावली है। फिर आता है इनका धरणवीरा आता है। चालुक्य राजा मूलराज फर्स्ट के आक्रमण के समय राठौड़ राजा धवल की शरण ली धवल की। और उसके बाद में यह जानकारी अपने को मिलती है हस्तिकुंडी अभिलेख से अपने को ये जानकारी मिलती है, 997 के अंदर लिखा हुआ था। और फिर राजस्थान में ऐसा प्रसिद्ध है कि इसने अपने 9 भाइयों के अंदर अपना 9 कोटी मारवाड़ इनकी राजधानी कहलाती है। 9 कोटी मारवाड़ इनकी राजधानी कहलाती है। फिर आया धंधुक क्या हुआ कि चालुक्य राजा भीमदेव फर्स्ट के समय आक्रमण हुआ तो भोज परमार के पास में, जो चित्तौड़ के पास में चला गया, भोज परमार के पास में चला गया था। ठीक है, इसके बाद में आता अपना भीमदेव फर्स्ट के समय विमल शाह आबू का दंडपति नियुक्त किया गया और विमल शाह ने धंधुक तथा भीमदेव में समझौता करवाया और 1031 के अंदर विमल शाह ने आबू में आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया और जिसे विमल शाही कहा जाता है। धंधुक की विधवा पुत्री लाइनी ने बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था। इस बावड़ी के अंदर लाइनी बावड़ी भी कहा जाता है। वीरमदेव ने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की और इससे कुमारपाल चालुक्य और अर्णोराज चौहान के आपसी संघर्ष में भाग लिया। और यह जानकारी अपने को हेमचंद्र की पुस्तक दयाश्रय महाकाव्य से मिलती है और जीन मंडोपाध्याय की पुस्तक कुमार प्रबंध से मिलती है। फिर आता है धारावर्ष 1178 के अंदर मोहम्मद गोरी गुजरात में चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया और उस समय मूलराज द्वितीय की सर्वशिका नायिका देवी थी। ठीक है, कायंद्रा के युद्ध के अंदर हरा दिया और इस युद्ध के अंदर धारावर परमार, आबू के केलहन नाडोल और कीर्तिपाल सोनगरा ने भी गुजरात में साथ दिया था। 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया और उस समय धारावर्ष गुजरात के 2 मुख्य सेनापतियों में से एक इस युद्ध कालंद्रा के अंदर ऐबक जीत गया था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे जीत गया था।
तो अपन देखेंगे भीमदेव सेकेंड, भीमदेव फर्स्ट के समय क्या हुआ कि विमल शाह था, ठीक है, विमल शाह था, उसने क्या करवाया कि दंडपीर नियुक्त किया गया और उसने अपने दंदुक और भीमदेव के बीच में समझौता करवाया। और फिर इसके बाद में 1031 के अंदर यहाँ पे विमल शाह ने आबू के अंदर आदिनाथ जैन मंदिर बनाया, आबू में आदिनाथ जैन मंदिर बनवाया। और इन्हीं मंदिरों का अपन विमल शाही जैन मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में दंदूक क्या हुआ कि दंदूक की विधवा पुत्री थी जिसका नाम था लाहिणी, ठीक है, जिसका नाम था लाहिणी। और लाहिणी ने क्या हुआ कि बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर बनाया, बसंतगढ़ के अंदर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया सन टेम्पल का। और पास में बनवाई इसकी सरस्वती बावड़ी, और सरस्वती बावड़ी का पास में सरस्वती बावड़ी बनवाई लाइनी, जिसको लाइनी बावड़ी भी कहा जाता है। फिर आता अपने विक्रमदेव को जो उपाधि धारण की विक्रमदेव ने वो थी महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की। और इसने कुमारपाल चालुक्य तथा अर्णोराज चौहान जो ही पृथ्वीराज चौहान वाला पिता, ठीक है, अर्णोराज चौहान ने आपसी संघर्ष में भाग लिया। और इसके अंदर जानकारी मिलती है अपने को हेमचंद्र की जो पुस्तक है दृश्य महाकाव्य, इससे अपने को पुस्तक के अंदर जानकारी मिलती है। तथा फिर अपने को मिलती है जीन मंडोपाध्याय के अंदर मिलती है कि कुमारपाल प्रबंध से अपने को मिलती है पुस्तक की जानकारी। फिर आता है धारावर्ष के अंदर आता है 1178 के अंदर 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गुजरात के अंदर फिर मूलराज द्वितीय मूलराज सेकंड पर आक्रमण किया। और उसके समय मूलराज सेकंड की सरशिका थी नायिका देवी, ठीक है, नायिका देवी यहाँ पे सरशिका थी। फिर कायंद्रा का युद्ध हुआ, कायंद्रा का युद्ध के अंदर 1178 के अंदर उसमें उसे हरा दिया मोहम्मद गौरी को। और इस युद्ध के अंदर धारावर्ष परमार जो कि आबू का था, उसने केल्हण नाडोल कीर्तिपाल सोनगरा से गुजरात के साथ दिया था। और केल्हण नाडोल ने और अपने कीर्तिपाल सोनगरा ने गुजरात के अंदर इसका साथ दिया था। फिर 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया गुजरात के अंदर, इसके अंदर। और उस समय धारावर्ष गुजरात के अंदर दो मुख्य सेनापति थे और ऐबक इसके अंदर जीत गया था, ठीक है। फिर आता अपने जब इल्तुतमिश तथा दक्षिण में यादव राजा सिंहण ने गुजरात पर आक्रमण किया, तब धोलका बघेल शासक और वीर धवल उसके मंत्रियों का वहतुपाल और तेजपाल के कहने पर धारावर्ष के गुजरात में सहायता की थी, ठीक है। और एक तीर से 3 भैंसों को बीन डालता था। और यह जानकारी अपने को 1287 के अंदर पाट नारायण मंदिर के अभिलेख के अंदर मिलती है। इस कथन के अंदर साक्षी अचलेश्वर मंदिर भी के पास में मंदाकिनी कुंड के तट पर लगी धनुर्धारी धारावर्ष की मूर्ति है, जो कि आगे 3 भैंसे खड़े हैं उसके। धारावर्ष की रानियों का नाम था श्रृंगार देवी और गीगा देवी पटरानी थी। दोनों नाडोल चौहान राजाओं को केलहण की पुत्रियाँ थी। और धारावर्ष का छोटा भाई प्रहलाद देव और एक वीर और विद्वान था, जिसकी जानकारी अपने को सोमेश्वर की पुस्तक कीर्ति कौमुदी और लुवण सिंह मंदिर की प्रस्तुति से मिलती है। प्रहलाद देव ने पृथ्वीराज चौहान को आबू पे आक्रमण विफल हो गया था और प्रहलादपुर नामक नगर की स्थापना की थी तथा पार्थ पराक्रम वयोग नामक नाटक लिखा था, ठीक है। सोमसिंह तेजपाल के पुत्र लूणसिंह ने अपनी अनुपमा देवी हेतु आबू के नेमिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे लुवण सिंह भी कहा जाता है, लुवण सिंह मंदिर भी कहा जाता है। सोमसिंह की देवी अनुपमा देवी ने बनवाया था नेमिनाथ जैन टेम्पल। तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ा। देख, जब इल्तुतमिश ने दक्षिण के यादव राजा
सिंहण पर गुजरात में आक्रमण किया। गुजरात में आक्रमण किया तब धोलका के बघेल शासक धोलका के बघेल शासक ने क्या किया कि वीर धवल तथा उनके मंत्रियों वस्तुपाल और तेजपाल के कहने पर धारावर्ष के ने गुजरात की सहायता ली और रणकपुर जैन वस्तुपाल वही है रणकपुर जैन टेम्पल वाला, ठीक है। इसके अंदर एक तीर से तीन भैंसों को मार देता था धारावर्ष। ये इन्फॉर्मेशन अपने को 1287 के अंदर इसके पाट नारायण मंदिर से अभिलेख से मिलती है और अचलेश्वर मंदिर के अभिलेख से मिलती है। और इसकी प्रमाण ये है कि मंदाकिनी कुंड के पास में ये इसकी मूर्ति लगी है, धनुर्धारी धारावर्ष की मूर्ति लगी है और साथ में आगे 3 भैंसे खड़े हैं, ठीक है। धारावर्ष की रानियाँ थी उनका नाम था, एक तो श्रृंगार देवी और एक थी गीगा देवी यहाँ पे पटन रानी थी। धारावर्ष का छोटा भाई था प्रहलाद देव जो कि एक वीर और विद्वान था जिसकी जानकारी अपने को सोमेश्वर की पुस्तक के कीर्ति कौमुदी से मिलती है अपने को इन्फॉर्मेशन। और लूण जो कि लूण सिंह है, लूण सही मंदिर की प्रशस्ति के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है, ठीक है। प्रहलाद देव ने पृथ्वीराज चौहान के आबू के आक्रमण में विफल कर दिया था। प्रहलाद देव ने पृथ्वीराज चौहान का जो आबू पे आक्रमण था वो विफल कर दिया था और प्रहलादपुर नामक नगर की स्थापना की थी और पार्य आक्रमण वायोग नामक नाटक लिखा था इसने, ठीक है। फिर आता सोमसिंह जो कि तेजपाल लूण सिंह ने अपनी पत्नी अनुपमा देवी हेतु आबू के नेमिनाथ जैन टेम्पल का निर्माण करवाया जिसे लूण सिंह भी कहा जाता है। अब आता है प्रताप सिंह मेवाड़ के जैत्र सिंह को हराकर चंद्रावती पर अधिकार कर लेता है और इसके ब्राह्मण मंत्री देव देलहन ने पाट नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार मतलब रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। विक्रम सिंह ने के समय आबू के परमार राजा रावल तथा महारावल की उपाधि धारण करने लगा और उस समय जालोर के चौहानों ने आबू के परमार राजाओं के पश्चिमी भाग में दबा दिया और कालांतर में लुम्बा देवड़ा परमारों और आबू के चंद्रावती से छीनकर चौहान राजाओं की राज्य स्थापित किया। तो अब यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा इसके अंदर कि प्रताप सिंह जो मेवाड़ के जैत्र सिंह को हराकर चंद्रावती पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। उसके बाद में मंत्री जो था इसका मंत्री था देलहन जो कि पाट नारायण मंदिर बनवाता है, उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाता है। फिर आता है विक्रम सिंह क्या होता है। विक्रम सिंह के समय इस समय आबू के जो परमार थे वो वहाँ पे था राजा रावल था तथा महारावल की उपाधि धारण करने लगे थे और उस समय जालोर के जो चौहान थे वो आबू परमार राज्य की पश्चिमी भाग दबा लिया था, तो पश्चिमी भाग को दबा लिया था यहाँ के। कालांतर में जो कि लुम्बा देवड़ा आया उसने आबू और चंद्रावती की परमारों के साथ में छीनकर चौहान राज्य की स्थापना कर दी थी। फिर आता है अपने जालोर की परमार। अब आते हैं अपने जालोर की परमार जो कि आबू के परमारों से छोटी सी शाखा मानी जाती है। आज जालोर परमारों को आबू के परमारों की छोटी सी शाखा मानी जाती है। जालोर की परमार धरणीवीरा आबू के परमार धरणीवीरा के वंशज हैं और 1087 के अंदर शिलालेख जालोर के परमारों के 7 नाम मिले हैं। चंदन, वाणिक्यराज, देवराज, उपराज, विज्जल, धारावर्ष, विशल यदि उल्लेख मिलता है।
वाकपति राज 960 से 985 तक जालौर के परमारों का प्रथम शासक था वाकपति राज। 1661 के अंदर किराड़ू शिवालय के अंदर किराड़ू परमारों के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है अपने को यहाँ से। और किराड़ू के परमारों को गुजरात के सोलंकियों के सामंत थे और राजधानी इनकी थी किराड़ू। 1661 के अंदर सोमेश्वर परमार ने तन्नौट के नौसर जोधपुर के अंदर किलों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इस पेज के अपन क्या पढ़ा, जालौर के परमार, जालौर के परमार। ठीक है, इसके अंदर जालौर के परमार जो कि आबू के परमारों की एक शाखा मानी जाती है। और जालौर के जो परमार थे वो धरणी वीरा मतलब आबू के परमारों के वंशज माने जाते हैं। 1087 के अंदर जो कि शिलालेख था जालौर के अंदर, उसके अंदर जैसे कि 7 नाम मिलते हैं अपने को, चंदन, वाकपति राज, फिर देवराज, फिर उपराज, विज्जल, धारावर्ष और विशाल, इन सब के उल्लेख मिलता है। फिर सबसे पहले आता है इनका वाकपति राज जो कि 960 से और 985 तक इन्होंने राज किया। ठीक है, जालौर के परमारों की प्रथम शासक था ये, फर्स्ट किंग था। और 1661 के अंदर किराड़ू का शिवालय और परमार शासकों की जानकारी मिलती है अपने को। किराड़ू के परमार भी गुजरात के सोलंकियों के सामंत थे। किराड़ू के जो परमार थे वो भी गुजरात के सोलंकियों के सामंत थे। ठीक है, सामंत थे। फिर 1661 के अंदर सोमेश्वर परमार ने क्या किया, तो सोमेश्वर परमार ने तन्नौट व नौसर जोधपुर के किलों पर अधिकार कर लिया। तन्नौट व नौसर जोधपुर के किलों पर अधिकार कर लिया सोमेश्वर परमार ने। अब आते हैं मालवा के परमारों का मूल स्थान आबू माना जाता है, राजधानी धारान नगरी उज्जैन माना जाता है। ठीक है, और परमारों का शक्तिशाली शासक था परमार मुंज, और मेवाड़ के राजा शक्ति कुमार के शासनकाल के इसमें आहड़ को नष्ट कर दिया था और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। फिर चालुक्य राजा तैलब सेकंड ने 6 बार हराया था और 7वीं बार में स्वयं हार गया था और फिर मारा गया। दरबारी विद्वान पद्मगुप्त नवसहांस चरित्र लिखी है और अभिधान माला ने हलायुद्ध इसकी रचना की थी। ठीक है, भोज प्रसिद्ध विद्या प्रेमी विजेता माना जाता है और रचनाएं थी इसकी सरस्वती कंठामरण भोज द्वारा निर्मित पाठशाला है सरस्वती कंठामरण। फिर इसने लिखी विठल मंडल, श्रृंगार मंजरी कथा लिखी, राज मृजांक लिखी और सम रागण लिखी, कर्म शतक लिखी। चित्तौड़ में इसने त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया है। दरबारी विद्वान था वल्लभ, अमर, मानुतुंग, मेरुतुंग, राजशेखर, वररुचि, माघ, सुबंधु और धनपाल इनके दरबारी विद्वान थे। ठीक है, फिर आता अपने मालव के परमार। तो मालव के परमारों का मूल स्थान अपने आबू माना जाता है। ठीक है, इनकी राजधानी मानी जाती है धारण नगरी या फिर उज्जैन इनकी राजधानी मानी जाती है। फिर आता परमार जो एक शक्तिशाली शासक थे परमार। ठीक है, मेवाड़ राजा शक्ति कुमार के शासनकाल में शक्ति कुमार के शासनकाल में आहड़ को नष्ट कर दिया था। ठीक है, और इसके अंदर राजा थे तैलब सेकंड राजा था और उसको 6 बार हराया था और 7वीं बार के अंदर स्वयं हार गया था। फिर इसके दरबारी विद्वान इसका था पहला पद्मगुप्त जिसने नवसहांसी का चरित्र लिखी है। फिर आता है इसका अभिधान माला इसका हलायुद्ध। और फिर इसने भोज प्रसिद्ध यहाँ पे विद्या प्रेमी और विजेता था। ठीक है, इसने रचनाएं है जैसे कि इसने सरस्वती कंठामरण लिखी है। सरस्वती कंठामरण इसके द्वारा निर्मित पाठशाला है। फिर इसने लिखी है विद्वान मंडल, फिर इसने लिखी है श्रृंगार मंजरी कथा, फिर इसने लिखी है राज मृजांग, फिर इसने लिखी है सम्रागण, फिर इसने लिखी है कर्म शतक। फिर चित्तौड़ के राजा चित्तौड़ में इसने त्रिभुवन मंदिर बनवाया था चित्तौड़ में। और इसके दरबारी विद्वान थे जैसे कि वल्लभ, मेरुतंग, वररुचि, सुबंधु, अमर, राजशेखर, माघ, धनपाल और
मानतुंग इसके, ये सभी इसके दरबारी विद्वान थे। फिर आते कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार अपने को भोजसर नागदा के अंदर तालाब बनवाया था। और फिर आता जयसिंह। जयसिंह के अयोग्य शासक था। इसका सामंत मंडलिक ने वांगड़ का राजा था और 1135 के अंदर चालुक्य राजा सिद्धराज ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। फिर आते हैं वांगड़ की परमार। वांगड़ की परमार मालवा के परमारों के वंशज माने जाते हैं और अधिक क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा की राजधानी माना जाता है। राजधानी इनकी अथुणा है। प्रमुख राजा धनी, ककदेव, सत्यराज, चामुंडराज, विजयराज। चामुंडराज ने 1079 के अंदर अथुणा में मंडलेश्वर मंदिर बनवाया था। फिर 1179 के अंदर सामंतसिंह गोयल परमारों के वांगड़ छीन लिया था गोयल परमारों से। फिर आता कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर अपन ने देखा कि इसको भोजसर नागदा के अंदर तालाब बनवाया। और फिर आता जयसिंह। जयसिंह ने क्या किया कि एक अयोग्य शासक था और ये क्या है कि इसके सामंत जो मंडलिक वांगड़ का राजा था। 1135 के अंदर चालुक्य राजा सिद्धराज ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। फिर आते हैं वांगड़ के परमार आते हैं। वांगड़ के परमार क्या हुआ कि मालवा के परमारों के वंशज माने जाते हैं। इनको मालवा के परमारों के वंशज माना जाता है। इसके क्षेत्र थे अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसके क्षेत्र थे। इनकी राजधानी थी अथुर्णा इनकी राजधानी थी। और प्रमुख राजा इनके थे जैसे कि धनी हुए, ककदेव हुआ, सत्यराज हुआ, चामुंडराज हुआ और विजयराज हुआ। चामुंडराज ने 1179 के अंदर मंडलेश्वर मंदिर बनवाया था। फिर 1079 के अंदर मंडलेश्वर मंदिर बनाया था। 1179 के अंदर यहाँ के ईस्वी में राजा सामंत सिंह, जो कि यहाँ का राजा था कौन, सामंत सिंह जो कि एक गोहिल था, उसने परमारों से वांगड़ छीन लिया था। फिर आते परतियार के वंशज।